आज के व्याख्यान कथाकार मैत्री पुष्पा भाग 4 में आपका स्वागत वंदन। 20वीं सदी के अंतिम दशक की प्रसिद्ध महिला लेखिकाओं में अग्रणी मैत्री पुष्पा ने कथा साहित्य में लोक जीवन के विविध आयामों को बखूबी लिपिबद्ध किया है। उनके साहित्य में बुंदेलखंड और ब्रज प्रदेश की मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती दिखाई देती है। उनके साहित्य में लोक जीवन, बोलियां, संस्कृति, सभ्यता, रीति रिवाज, मान्यताएं, नारी संघर्ष, राजनीति, पर्व इत्यादि को हम साकार होते देख सकते हैं। मैत्री पुष्पा जी का जन्म 30 नवंबर 1944 अलीगढ़ में उत्तर प्रदेश में हुआ था। इनके पिता का नाम हीरालाल था, माता श्रीमती कस्तूरी देवी थी। मैत्री जी के इनके पति का नाम था डॉक्टर रमेश चंद्र शर्मा। इनकी 3 बेटियां हैं, नम्रता, मोहिता और सुजाता। खंड 4 समाज, इस खंड की कहानियां अपने आप में अपार संभावनाओं को समेटे हुए हैं। सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश जीवन को किस प्रकार से प्रभावित करता है, ये इन कहानियों में आसानी से देखा जा सकता है। इन कहानियों के शीर्षक हैं पगला गई है भागवती, अब फूल नहीं खिलते, रिजक, गुल्लू, केतकी तथा मुस्कुराती औरतें। पगला गई है भागवती। पुरुष वर्चस्व वाले इस समाज में हम कितने भी आधुनिक क्यों ना हो जाएं, ये वास्तविकता आज भी कायम है कि पुरुष द्वारा किया गया हर अपराध क्षम्य है। स्त्री उस अपराध के दंड की भी भागी होती है जो उसने किया ही नहीं होता। ये भी कह सकते हैं कि जो उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा होता, उस अपराध का भी उसे दंड दिया जा सकता है। कहानी में विधवा और बेटे बेटी में भेदभाव की समस्या को लेखिका ने उठाया है। बाल विधवा भागवती के लिए हंसना, अच्छा पहनना, उत्सवों में जाना सब निषेध था। उसे मांगलिक कार्यों में इसलिए नहीं बुलाया जाता था क्योंकि वो विधवा थी, अपशगुन हो जाता। वे जीवन यापन करने के लिए अपनी बहन और जीजा माधव सिंह के घर में आ जाती है। उनके घर में रहते हुए, घर के कामकाज करते हुए वो अपने आप को किसी तरह से भुलाती है। बहन और जीजा की बेटी अनुसुईया को भागवती ही पालती है। जिस समाज में केवल पुत्र की इच्छा की जाती हो, उस समाज में जहां बेटी को या तो गर्भ में या होते ही मार दिया जाता हो, वहां भागो परंपरा से लड़कर, परंपराओं से संघर्ष करके अपनी बहन की पुत्री के जन्म पर उत्सव मनाती है। विवाह योग्य होने पर माधव अपनी ही बेटी का विवाह एक शराबी से कराने की संस्तुति देते हैं। अनुसुईया विजातीय मास्टर से प्रेम करती है और उसी से ही विवाह करना चाहती है, किंतु उसके पिता माधव अपने झूठे अहंकार के कारण इस प्रेम को स्वीकार नहीं करते। किसी प्रकार से विवाह हो जाता है और तब माधव अपनी ही गर्भवती बेटी को जहर देकर मार डालते हैं। इसके ठीक विपरीत उनका बेटा नरेश कोर्ट मैरिज करके घर आता है, पार्टी देता है और तब सब उसकी खुशी में सम्मिलित हो जाते हैं। केवल एक भागवती ही थी जो अनुसुईया को याद करके दुखी, क्षुब्ध और व्यथित हो उठती है। दूसरी कहानी है अब फूल नहीं खिलते।
इंस्पेक्टर वरुण का स्थानांतरण उसी गांव में हो जाता है जहां के विद्यालय से उसने और झरना ने शिक्षा ग्रहण की थी। गुप्ता सर झरना की कॉपी में अनुचित चित्र बनाकर आपत्तिजनक शब्द लिखते हैं। प्रधानाचार्य से शिकायत करने पर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती। इतना ही नहीं, अतिरिक्त कक्षा के बहाने प्रधानाचार्य झरना के साथ दुष्कर्म भी कर देते हैं। श्रीश के मना करने पर भी झरना प्रार्थना सभा में प्रधानाचार्य का विरोध करती है। अपने साथ किए गए अन्याय को बाकी जो विद्यार्थी हैं उनके साथ साझा करती है। उसका दृढ़ विश्वास है कि विरोध ना करने से इस प्रकार के कृत्य करने वाले लोगों को बल मिलता है, उनका हौसला बढ़ता है। इसलिए चाहे आप उनका विनाश ना कर पाएं, उनका विरोध करना बहुत ज़रूरी है। वह कहती है, बदनामी से डरते हो श्रीश? तो फिर चुप होकर बैठ जाएं। खुली छूट दे दें इन दुराचारियों को कि आने वाले कल के दिन जितनी भी झरना विद्या ग्रहण करने आए, उनके साथ यह सलूक होता रहे निरंतर। शीर्षक व्यंग्यात्मक है। आज भी शिक्षा जगत में अनेक ऐसी छात्राएं हैं जो अपने शिक्षकों की दुर्भावना का निरंतर शिकार होती रहती हैं। इन शिक्षकों का कुछ भी बुरा इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि कोई भी झरना की तरह आगे बढ़कर उसका विरोध नहीं करती हैं। चाहे खुद आगे बढ़ने के लिए विरोध ना करें या इस डर के मारे विरोध ना करें कि उनके साथ और बुरा ना हो जाए। वस्तुतः इस कहानी के माध्यम से लेखिका ये कहना चाहती हैं कि अब भी फूल खिलते हैं, अतः ऊंची आवाज में विरोध करना, अपना ऊंची आवाज करके आप बताइए कि ये चीज़ आपको पसंद नहीं आ रही है, ये गलत है। ये आज भी उतना ही आवश्यक है जितना उस समय था जब ये कहानी लिखी जा रही थी। रिजक कहानी में ललन अस्पताल में रिजक का काम करती थी। प्रसव वेदना से पीड़ित महिलाएं जब संतान प्राप्ति का सुख प्राप्त करती थीं, तो अपनी अपनी तरह से उसे इनाम देकर उसकी सेवा भावना का आदर करती थीं। वह अपने काम में बहुत निपुण थी और इसलिए धीरे धीरे उसके घर की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होती जा रही थी। उसका पति आसाराम सफ़ेद धोती कमीज, रंगीन पगड़ी पहनने लगा था। शादियों त्योहारों में रमतूला बजाने लगा था। बच्चों को भरपेट साग, रोटी, गुड़, घी खाने के लिए मिलने लगा था और छिरिया के चढ़ने के लिए गेहूं भी आने लगा था। ललन भी मेम साहब की तरह चीनी वाली चाय दिन में 4 बार पीने लगी थी। शुरू में ललन का पति चाहता था कि वह अपने काम में इतने निपुण हो जाए कि हर कोई उसे ही बुलाए, और इसलिए वो अपनी माँ को भी समझाता था। गांव-गांव से दाइयाँ ट्रेनिंग पर जा रही हैं। शहरी चाल से बच्चा जनाना सिखाया जाएगा उन्हें। ललन को भी जाना होगा, नहीं तो दादागिरी नहीं कर पाएगी। तो ये वो चाहता था कि उसकी पत्नी जो आधुनिक टेक्निक है उसको सीखे, जिससे उसके काम में बढ़ोतरी हो। किंतु धीरे धीरे बिरादरी वाले आशाराम को भड़काने लगते हैं। वो उसे कहते हैं कि सरकारी अस्पतालों में तो दाइयाँ 2,000 रुपये कमाती हैं और हमारी पत्नियाँ बहुत कम पैसों में ये काम कर देती हैं। और अंततः बिरादरी का भय और बेटी कमलिया के विवाह के विषय में सोचकर ललन कुछ समय के लिए अपना काम करना छोड़ देती है। कई गर्भवती स्त्रियां उसके सामने ही तड़प तड़प कर मर जाती हैं, किंतु
मास्टरनी की बहू को तड़पता देखकर ललन अपने आप को रोक नहीं पाती और वहां जाकर रिजक उठाने पहुंच जाती है। वे पति पर कटाक्ष करते हुए कहती है, अनाज के दानों की एवज डिलीवरी करना उसकी शान के खिलाफ पड़ता है। वे नहीं गई। कपूरे कक्का की पतोहू और नन्हे नाती के खून के रंगे हैं उस तेरे हाथ। ललन अपने ही हाथों को उलट पुलट कर देखती है। बिरादरी की लकीर कहीं बनी है हथेलियों में, इनमें तो अपने काम का ही अभ्यास भरा है। उंगलियां आज डिलीवरी के वक्त। ललन ये मानती है कि जो कुछ भी है वो उसका काम उसे दिलाएगा, उसका हुनर उसे दिलाएगा। ये बिरादरी कभी भी उसके दुख में, तकलीफ में उसके सामने नहीं आएगी। एक बार उसका पति आसाराम और उसके साथी बिरादरी वालों के कहने पर अस्पताल में बिना सोचे समझे हड़ताल कर देते हैं। परिणाम स्वरूप पुलिस उन्हें पकड़कर ले जाती है और आशाराम जेल में डाल दिए जाते हैं। लेखिका के अनुसार आशाराम जेल में व्यथित रहता है और ललन बिरादरी और घर परिवार से उपेक्षित हो जीवन यापन करने के लिए संघर्षरत रहती है। गुल्लू कहानी में अनमेल विवाह, दहेज प्रथा के कारण उत्पन्न समस्याओं, परंपरा और आधुनिकता के मध्य के द्वंद्व को लेखिका ने अंकित किया है। पहलवान गुल्लू, जिसका वास्तविक नाम गुलाब सिंह था, के पिता श्याम नारायण अधिक दहेज लेने के लालच में अपने घर के द्वार पर दूसरों का ट्रैक्टर मंगवा कर खड़ा कर देते हैं। अपनी झूठी आन बान शान दिखाकर वे गुल्लू का विवाह दारोगा की शिक्षित पुत्री सुलक्षणा से कराने में सफल हो जाते हैं। पति पत्नी के मध्य निरंतर तकरार होने लगती है। सुलक्षणी जीन्स टॉप पहनती है, अपने पापा की दी गई गाड़ी में घूमती है, विरोध करने पर गुल्लू को गाड़ी से उतार देती है और ज़्यादा विरोध करने पर वो उसे धमकी तक देने लगती है। वह रोटी बनाने, संतान को जन्म देने के लिए भी मना कर देती है। उसे लगता है कि उसके पिता ने दहेज देकर उसका विवाह गुल्लू के साथ कराया है, इसलिए अब वो अपनी मर्जी से अपनी शर्तों पे जीवन यापन करेगी। वो कहती है, पता है मेरे पापा के पास कितनी धाराएं हैं, संगीन से संगीन धाराएं लगा देंगे। इस तरह से लेखिका ने बताया है कि दहेज प्रथा की आड़ में जहां पति गृह मतलब लड़के के घर वाले अधिक से अधिक दहेज लेने के लालच में अपने बेटे का विवाह करते हैं, वहीं आजकल बेटियां भी उस विवाह का पूरा फायदा उठाती हैं और वो समझती हैं कि हमने इस लड़के को खरीद लिया है, इसलिए हम जैसा चाहें वैसा उसके साथ या उसके परिवार वाले के साथ व्यवहार कर सकते हैं। इससे तो अच्छा है कि दोनों पढ़ लिख कर अपनी जिंदगी को अपने दम पर सुचारू रूप से आगे चलाएं। केतकी कहानी की कथा नायिका केतकी सामंतवादी पुरुष सत्तात्मक समाज में नारी के लिए गठित की जाने वाली पारंपरिक व्यवस्थाओं को चुनौती देती है। अध्यापक श्री गोपाल की 3 संतानों में केतकी श्रीकांत की पत्नी है। श्रीकांत केतकी पर घर परिवार की जिम्मेदारियों को छोड़कर ब्रह्मचर्य आश्रम में संस्कृत का ज्ञान अर्जित करने के लिए चले जाते हैं। गांव आने पर श्री गोपाल अपने बेटे मणिकांत और उस गांव के प्रमुख गंधर्व सिंह से ये अनुरोध करते हैं कि वे केतकी का ध्यान रखें। एक दिन मणिकांत को कमरे में बंद कर दिया जाता है। गंधर्व सिंह केतकी का शीलभंग कर देते हैं और वे केतकी को धमकी देते हैं कि अगर वो
इस विषय में किसी को बताएगी तो उसके परिवार के लोगों का कच्चा चिट्ठा भी उनके पास है और वो उन्हें दंड दिलवा सकते हैं। इस संबंध से केतकी गर्भवती हो जाती है। वो कहती है, मन का द्वार खोल देना और इस बात का किसी से जिक्र नहीं करना। पंडित के कितने ही राज अपने सीने में दफन किए बैठा हूं। केतकी को लगता है कि क्या केवल गंधर्व सिंह की इस धमकी से उसे चुप हो जाना चाहिए या उसे उसके किए हुए का, उस अपराध का उसे दंड मिलना चाहिए। गांव वाले इस अन्याय से परिचित थे, किंतु आकंठ कर्ज में डूबे होने के कारण उनके पास चुप रहने के दूसरा कोई रास्ता नहीं था। गंधर्व सिंह उन पर ब्याजों की परतों पर परतें चढ़ाता रहता था और इतना कसा हुआ फंदा उनके गले में लटका हुआ था कि वो चाहकर भी गंधर्व सिंह द्वारा किए गए किसी भी कार्य का विरोध नहीं कर पाते थे। केतकी अपने बाल सखा चंदन के सहयोग से गंधर्व सिंह को जेल भेजने में सफल हो जाती है। परंपराओं की बेड़ियों में जकड़ा श्रीकांत अपनी पत्नी केतकी के साथ खड़ा नहीं होता, उसके साहस की प्रशंसा नहीं करता, उसके महत्व को स्वीकार भी नहीं करता और केतकी का त्याग कर देता है। अध्यापक श्री गोपाल अपने छोटे पुत्र मणिकांत को केतकी की जिम्मेदारी सौंप देते हैं और अपनी सारी संपत्ति केतकी के नाम कर मानो अपराध बोध से अपने आप को मुक्त करते हैं। मणिकांत केतकी के पुत्र को बहुत स्नेह से अपना पुत्र मानकर उसका नाम रखता है सत्यव्रत। मुस्कुराती औरतें। मुस्कुराती औरतें पुरुष प्रधान समाज में नारी के आंसुओं के साथ कैसे उसकी हंसी, उसके सपने, उसकी इच्छाएं, ये सब कुछ पुरुष के आधिपत्य में दब जाती हैं, इसको रेखांकित करती हैं। एक स्त्री अपने जीवन में क्या चाहती है, कौन से सपने बुनती है, किस आकाश में विचरण करना चाहती है, यहाँ तक कि वो कौन से रंग के कपड़े पहनना चाहती है, ये भी उसके जीवन में आने वाले पुरुष इसका निर्णय लेते हैं। वो पुरुष चाहे उसके पिता हो, भाई हो, बेटा हो या पति हो, उनकी आज्ञा के बिना वो अपने जीवन के छोटे छोटे निर्णयों को लेने के लिए भी स्वतंत्र नहीं है, तो बड़े निर्णयों की तो बात ही छोड़ दीजिए। लेखिका ने इस बात को भी रेखांकित किया है कि हर मुस्कुराती औरत अपने अंदर बहुत सारी पीड़ा, बहुत सारे कष्ट, बहुत सारे दंश को समेटे हुए है। यदि वो खुले तो पता चले कि कितनी जिम्मेदारियों का वहन करते हुए वो कितनी प्रतिरोधों को, कितनी अवज्ञाओं को, कितने तिरस्कार को अपने में समेटे हुए है, कैसे जी रही है, किंतु कोई भी उसके विषय में जानना, समझना, पहचानना नहीं चाहता। मुरली और रेनू जैसी अनपढ़ लड़कियां बारिश के पानी में भीगकर खुश होना चाहती हैं। कितनी छोटी सी उनकी इच्छा है, किंतु समाज के पुरुष इस छोटी सी खुशी को भी उन्हें देना नहीं चाहते। उनके लिए बारिश में भीगना आवारा होने की निशानी है। रेनू की माँ ग्रामीण स्त्रियों की हीन भावना की पृष्ठभूमि में उनका अशिक्षित होना मानती हैं
और इसलिए वो चाहती हैं कि रेणु भी पढ़ लिख कर एक पद को प्राप्त हो। वो कहती है, गौर से देख, ये औरतें वे हैं जो अपने पैरों पर खड़ी हैं। ये स्त्रियां पढ़ लिख कर घर से निकली, नौकरी की, आर्थिक स्वतंत्रता पैदा कर ली। स्त्रियों के लिए आर्थिक पराधीनता बेड़ियों का काम करती है। रेणु की मां की सीख नहीं मानती और शादी में ही अपनी सुरक्षा कवच को अक्षुण्ण मानते हुए वो शादी करती है, किंतु निरंतर प्रताड़ित होती है। दूसरी तरफ सहायक विकास अधिकारी फुलकरी और रीजनल डायरेक्टर महिला विकास संस्थान के उच्च पद पर सुशोभित मनीषा चौहान भी अपने अपने पतियों के अत्याचार से पीड़ित हैं। यहाँ लेखिका ने इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है कि चाहे अशिक्षित महिला हो या पढ़ी लिखी महिला हो, अगर हम गहराई से उनके जीवन में झांक कर देखें तो कहीं ना कहीं हर स्त्री अपने जीवन के साथ जीवन के किसी ना किसी मोड़ पर समझौता करती हमें दिखाई दे जाएगी। वो उसका पति क्या चाहता है, उसका पिता क्या चाहता है, उसका बेटा क्या चाहता है, इसी चक्रव्यूह में फंसी रहती है। वो खुद क्या चाहती है, ये उसकी जिंदगी में सबसे नीचे के स्तर पर आता है। मनीषा जब भी सर्वेक्षण के लिए घर से बाहर निकलती है तो उसके पति देव उसे एक बेल्ट लगा देते हैं और उसकी चाबी अपने पास रखते हैं और अपने इस कृत्य को तर्क देते हुए, उचित ठहराते हुए वे कहते हैं कि मैं तुम्हें इतना प्यार करता हूँ कि किसी के साथ तुम्हें बांट नहीं सकता, यहाँ तक कि इस महिला मंगल योजना के साथ भी नहीं। तुम्हारी कमाई पर अपनी मर्दानगी नहीं बेच सकता, हरगिज नहीं। तुम कल ही नौकरी छोड़ दो। तुम्हें नौकरी करनी है, तुम्हें मैं ये स्वतंत्रता दे रहा हूं कि तुम नौकरी कर लो, पर यह स्वतंत्रता तुम्हें तब तक मिलेगी जब तक तुम मेरे कहे हुए मार्ग पर मेरी तरह मेरे नियमों को मानते हुए तुम ये करोगी। जहां तुम दाएं बाएं हुई, मैं तुमसे ये अधिकार छीन लूंगा। दूसरा, ये मेरी मर्दानगी है कि इस जीवन को, तुम्हारे जीवन को मैं चला रहा हूं। मैं तुम्हारे पैसे को नहीं चाहता। तुम चाहो तो आज ही नौकरी छोड़ दो, पर जो कुछ कमाओगी मुझे ला कर दोगी। क्यों? क्योंकि एक आर्थिक स्वतंत्रता ही है जिस पर औरत चाहे तो विरोध करके अपने पति के अत्याचारों से अलग हो सकती है। वर्तमान समय में भी मित्रों हम देखें तो पतियों को शिक्षित पत्नियों पर अत्याचार करते हम देख सकते हैं। विरोध करने पर उसे कुछ नहीं मिलता। हाँ, एक चीज जरूर मिलती है, लांछना। स्त्री अभिभावकों, समाज या बच्चों के कारण मौन रहकर सारे अत्याचारों को सहती रहती है। एक काल्पनिक लोक में विचरण करती रहती है कि शायद वो दिन उसके जीवन में एक ना एक दिन जरूर आएगा जब उसका ये देव, जिसे पति देव कहते हैं, वो उसकी बातों को समझ सकेगा, जान पाएगा कि उसके अंदर भी संवेदनाएं हैं, उसके अंदर भी इच्छाएं हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि मैत्रेयी पुष्पा जी ने अपनी कहानियों में स्त्री के विभिन्न रूपों को हमारे सामने उद्घाटित किया है। यद्यपि वो मानती हैं कि समाज में ज़्यादातर स्त्री पर अत्याचार इसलिए हो पाते हैं क्योंकि वो या तो शिक्षित नहीं हैं, अशिक्षित हैं, अपने अधिकारों को नहीं जानती हैं
और इसलिए वो घर की चार दीवारी में ही अपने आप को सुरक्षित अनुभव करती हैं। यदि वो शिक्षित हैं, बाहर निकल के काम भी कर रही हैं, तो भी पीछे से कंट्रोल करने वाला एक पुरुष ही है, जो उन्हें ये बताता है कि अगर तुम्हें घर से बाहर निकलकर काम करना है तो तुम्हारी पहली प्राथमिकता तुम्हारा घर है। इसलिए घर के पहले सारे काम करो, बाहर निकलो, बाहर के काम करो, जो कमा के लाती हो वो मुझे दो, क्योंकि मैं घर का स्वामी हूँ। जब तक ये स्वामी और सेवक की भावना चलेगी, जब तक मैं श्रेष्ठ हूँ और तुम मुझसे कमतर हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो, स्त्री के स्तर पर हो या पुरुष के स्तर पर हो, तब तक ये जो वैवाहिक जीवन की गाड़ी है वो सुचारू रूप से नहीं चल सकती। हम समकक्ष हैं, हम सहधर्मी हैं, हम सहयात्री हैं, हम इस जीवन के सुख दुख को साथ रहकर चलने वाले हैं। हम अपने जीवन को, अपने परिवार को, अपने बच्चों को मिलकर आगे बढ़ाएंगे। जब तक ये भावना हमारे मन में नहीं आएगी, तब तक समाज में कोई भी सुखी नहीं रह पाएगा। मैत्री जी ने अपनी कहानियों में सामाजिक रूढ़ियों का विरोध किया है, पुरानी सड़ी गली परंपराओं का विरोध किया है, मूल्यों का विरोध किया है, और उन्होंने ये माना कि वर्तमान समय में, आधुनिक समय में, जब तक हम पुराने मूल्यों में परिवर्तन नहीं करेंगे, जब तक हम नए मूल्यों का अन्वेषण नहीं करेंगे, तब तक समाज, परिवार और व्यक्ति कोई भी सुदृढ़ नहीं हो पाएगा। अपने अगले वक्तव्य में हम मैत्री पुष्पा की कहानियों के अगले 2 खंडों पर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।